Hello students, today we are going to study the 11th class physics and that's physics. Firstly we will start from the chapter first and that is the physical world. The chapter number 1. In our syllabus of 11th class we have unit 1, we have unit 1 and in that unit we have two chapter chapter 1 and chapter 2. Okay, chapter 1 is the physical world and chapter 2 is the unit and measurement. Unit and okay, we will study the first unit and in that chapter 1 and chapter 2. Okay, and today's lecture is lecture number 1. Firstly we are going to study the physics. In the physical world the first term is the physics because we are going to start the physics subject in the new world because after the 10th class now that class is 11 and the big difference between 10 and 11 about the subject. So firstly we will start from the physics. What is in that physical world chapter we have the total basic introduction about the physics and all the laws happen in the physics and the scope of the physics. Okay, तो firstly हम सबसे पहले फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे. फिजिक्स क्या है, व्हाट इज द फिजिक्स. द इन शॉर्ट टर्म we can say the meaning of physics is the nature. What is नेचर. फिजिक्स का इन शॉर्ट में हम मतलब बता सकते हैं. फिजिक्स का मतलब होता है नेचर. तो हम इसका डेफिनेशन अगर लिखे हैं तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी फिजिक्स की, तो हम लिखेंगे it is a branch of physics. Sorry, it is a branch of science. फिजिक्स क्या है, फिजिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस in which it deals with the all phenomena nature. It is a branch of science in which it deals with the all phenomena present in the nature. नेचर में जो भी फिनोमिना प्रेजेंट हैं उसके साथ ये फिजिक्स डील्स करता है मतलब ये आप कह सकते हैं कि हम इसके बारे में पढ़ते हैं. तो ये आपकी है फिजिक्स जो हम डिफाइन कर सकते हैं. ओके, तो बेसिक पार्ट फिजिक्स का डिफाइन तो हो गया. अब इसके अंदर इस चैप्टर के अंदर इसके आगे क्या है, इसके अंदर बहुत बेसिक पार्ट है. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसके अंदर कोई भी इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है, फिर भी हम इस चैप्टर के अंदर बेसिक पार्ट हम पढ़ेंगे. ओके,
अब हम पढ़ रहे हैं फिजिकल लॉज ऑफ नेचर। नेचर के अंदर फिजिकल लॉज मतलब फिजिक्स से रिलेटेड जो भी लॉज हैं वो क्या क्या पढ़ते हैं। वैसे तो हम पूरे सिलेबस में सारे चैप्टर पढ़ने के बाद फर्स्ट चैप्टर पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर भी हम पढ़ते हैं फिजिकल लॉ के अंदर आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ते हैं, लॉ ऑफ मोशन जिनको हम न्यूटन्स लॉ के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता है एक्सेट्रा। मतलब नेचर के अंदर फिजिकल लॉज बहुत सारे हैं, तो एग्जांपल के रूप में हम ये आपको बता रहे हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, मोमेंटम, मोशन एंड ग्रेविटेशन, इन सभी लॉ को हम पढ़ते हैं। वैसे इन आगे जो भी अदर चैप्टर्स आएंगे उसमें डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो हमारा जब सिलेबस इस चैप्टर के अलावा जब हम पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे तो फर्स्ट चैप्टर बहुत स्ट्रांगली अच्छे से कवर अप हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर बहुत ही बेसिकली हम चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं स्कोप ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स का स्कोप क्या है हम वो पढ़ेंगे। फिजिक्स को किन अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। स्कोप ऑफ फिजिक्स की अगर बात करें तो इसको दो डिफरेंट पार्ट में कर रखा है, मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स एंड अदर पार्ट जो है माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स। हालांकि आप वीडियो देख रहे होंगे तो बहुत से आपको बोरिंग सा लगेगा, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर के अंदर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग जैसा कुछ है नहीं, तो इतना इंटरेस्ट नहीं आएगा। बट नेक्स्ट जो वीडियो जो होगा उसके अंदर जो हम पढ़ेंगे काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ेंगे, और फर्स्ट चैप्टर को बहुत हम फास्टली कवर करेंगे ताकि इंटरेस्टिंग टॉपिक पे हम जल्दी आए। मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स जो है उसको डिफरेंट पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि मैकेनिक्स पढ़ सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ सकते हैं, ऑप्टिक्स पढ़ सकते हैं, और थर्मोडायनेमिक्स पढ़ सकते हैं। और इसके अंदर क्वांटम फिजिक्स या कह सकते हैं मॉडर्न फिजिक्स। तो ये स्कोप ऑफ फिजिक्स को आगे कैसे डेवलप किया गया वो हम स्कोप इसके अंदर पढ़ते हैं। मैक्रोस्कोपिक का मतलब लार्ज, मैक्रो का मतलब जो होता है, मैक्रो का जो मीनिंग होता है वो लार्ज होता है। क्या होता है? लार्ज। और माइक्रो का मीनिंग जो होता है वो होता है स्मॉल। क्या होता है? स्मॉल। तो बड़े लेवल पे जो हम फिजिक्स पढ़ते हैं वो क्या है? मैकेनिक्स पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स पढ़ते हैं, ऑप्टिक्स पढ़ते हैं और थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं। माइक्रोस्कोपिक का मतलब होता है बहुत ही स्मॉल, मतलब इतना स्मॉल कि जिनको अपन नेक्ट आई से देखना हमारे लिए मुश्किल होता है। तो इस टाइप की फिजिक्स जो पढ़ते हैं जिसमें पार्टिकल्स बहुत ही स्मॉल कंसिडरेबल होते हैं, उस टाइप की फिजिक्स हम
क्वांटम फिजिक्स बोलते हैं या फिर मॉडर्न फिजिक्स बोल सकते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये चीज़ें हम के बारे में स्टडी करते हैं। जो क्वांटम फिजिक्स जो आपने 12th के सिलेबस में आएगी, वहाँ पर 1-2 चैप्टर हैं, वहाँ पर इसको प्रॉपर डिटेल में हम स्टडी करेंगे। अब मैकेनिक्स जो है, दिस completely whole mechanics is the part of the 11th class and this is part of the 12th class. This is also part of the 12th class and this is also, sorry, this part is the part of the 11th class. Okay, अब मैकेनिक्स के अंदर क्या क्या पढ़ते हैं? लॉज ऑफ मोशन पढ़ते हैं, हम फोर्स के बारे में पढ़ते हैं, हम फ्रिक्शन के बारे में पढ़ते हैं, हम कॉलिजन के बारे में पढ़ते हैं, एक्सेट्रा। ठीक है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में क्या क्या पढ़ते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं, एक्सेट्रा। तो ये अलग अलग टॉपिक, बहुत सारे टॉपिक जो हम सिलेबस में पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। ऑप्टिक्स, जो गॉगल्स हम पहनते हैं उसके बारे में, जो लेंस मिरर के बारे में जो स्टडी करते हैं, मिरर और लेंस, वो ऑप्टिक्स होता है। थर्मोडायनेमिक्स, जो इंजन के बारे में बात करते हैं, हीट के बारे में बात करते हैं, हीट एनर्जी कह सकते हैं अपन। तो ये सारी ब्रांच की जो स्टडी होती है वो थर्मोडायनेमिक्स में होता है, करते हैं। थर्मो का मतलब होता है हीट, क्या होता है? हीट। और डायनेमिक्स का मतलब होता है मोशन, या कह सकते हैं मोशन ऑफ हीट। और हीट को यूज करके हम किसी भी व्हीकल का, किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन करा सकते हैं। तो ये कंसेप्ट जो यूज होता है थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स का पार्ट है। ओके, ऑप्टिक्स आपको समझ में आ गया। ऑप्टिक्स के अंदर कोई भी लाइट, रेज वगैरह ये सब हम पढ़ते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, बिहेवियर के बारे में हम पढ़ाई करते हैं। और मैकेनिक्स के अंदर फ्रिक्शन, कॉलिजन, फोर्स, लॉ ऑफ मोशन, ये एक्सेट्रा हम पढ़ते हैं। तो ये आपका है, स्कोप ऑफ फिजिक्स आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ठीक है, हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। वैसे ये सब बेसिक है, इंट्रोडक्शन है। इसमें आपको कोई भी समझने जैसी कोई भी चीज नहीं है कि कौन कैसे क्या हो रहा है, इसको आपको याद करना है और कुछ नहीं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी नहीं है ये। और जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो हम ज़्यादा इनको डिटेल में अपन नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हम ये सारी चीज़ें एक एक करके हम आगे सिलेबस में पढ़ने वाले हैं। यहाँ तो हम केवल इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं कि आप आगे क्या पढ़ेंगे, वो सारी चीज़ें यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर में दे रखा है। वैसे फर्स्ट चैप्टर आपके सेल्फ स्टडी के लिए है, आपको सेल्फ स्टडी करना चाहिए, लेकिन हालांकि मैं आपको पूरा बेसिक समझा रहा हूँ कि हमारे फर्स्ट चैप्टर में क्या गया है। फिजिक्स के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने फिजिकल और लॉज ऑफ नेचर के बारे में पढ़ा, फिर स्कोप ऑफ फिजिक्स के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं फोर्सेस ऑफ नेचर। फोर्सेस ऑफ नेचर, नेचर के अंदर कौन कौन से फोर्सेस होते हैं उनकी हम स्टडी करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ले सकते हैं ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में हम लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। सेकेंड, स्ट्रॉन्ग फोर्स लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आप न्यूक्लियर फोर्स लिख सकते हैं।
ठीक है ना। आप यहाँ पे न्यूक्लियर फोर्स लिख सकते हैं, वीक न्यूक्लियर फोर्स लिख सकते हैं, ओके। और यहाँ पर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ले सकते हैं। तो फोर्सेस ऑफ नेचर वैसे तो और ज़्यादा भी होते हैं, हम बेसिक इंपॉर्टेंट जो फोर्सेज है वो हम डिस्कस कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है किसी भी दो m1 m2 दोनों की डिस्टेंस r, तो इन किसी भी दो मासेस के बीच जो फोर्स लगता है वो ग्रेविटेशन फोर्स लगता है। और ये फोर्स का नेचर क्या होता है, अट्रैक्टिव होता है। नेचर क्या होता है इसका, अट्रैक्टिव होता है, ठीक है ना। उसकी रेंज क्या होती है, किस रेंज तक फोर्स लग सकता है, ये इंफिनिटी रेंज तक फोर्स लग सकता है। और ये फोर्स कैसा है, वीकेस्ट फोर्स होता है। कैसा होता है, वीकेस्ट फोर्स, ओके। बहुत ही ज्यादा वीक फोर्स होता है ग्रेविटेशन फोर्स। अब ये न्यूक्लियर फोर्स की बात करते हैं। न्यूक्लियर फोर्स किसके बीच में होता है, जैसे कि ये आपका एटॉमिक सेल है, इसके सेंटर में होता है न्यूक्लियस। क्या होता है, यहां पर आपके क्या है, इलेक्ट्रॉन, और यहां पर क्या है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच होता है, फोर्स बिटवीन प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ओके। तो न्यूक्लियर फोर्स इज दैट फोर्स विच इज अप्लाई बिटवीन द प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो इनके बीच जो फोर्स अप्लाई होता है उनको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। अब इसके अंदर प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन के इसके अंदर होता है, और इसका चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रॉन का ओवरऑल चार्ज क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है ना। तो अब ये पॉजिटिव, अब इस पॉजिटिव चार्ज किसका है, न्यूक्लियस का। किसका चार्ज है ये, न्यूक्लियस का। और ये चार्ज किसका है, इलेक्ट्रॉन का। तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन जो आउटर सेल में जो रिवॉल्व कर रहा है, इनके बीच जो आपस में फोर्स होता है, ये फोर्स हमारा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, ठीक है ना। जो किसी भी चार्जेस के बीच में फोर्स लगता है वो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाता है, जो हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर आपको समझ में आ गया, न्यूक्लियस के अंदर होने वाले प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच जो फोर्स लगता है उसी को हम न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं, बोलते हैं। और ये स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। ये इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो ऑलमोस्ट 10 की पावर 38 के आसपास होती है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कहलाता है ये। और ये जो नेचर जो होता है इसका अट्रैक्टिव होता है, तो इसका अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों होता है, दोनों हो सकता है, ठीक है ना। और ऑल प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर बाउंडेड टुगेदर ईच अदर, ठीक है ना। सारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक दूसरे को बाउंडेड करके रखे हुए थे, कोई एक दूसरे को खींच रहे हैं, कोई एक दूसरे को फोर्स लगा रहे हैं, रिपल कर रहे हैं। इस तरह से न्यूक्लियस के अंदर सारे सेटल होते हैं, प्रोटॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, ओके। चलो, आपको आई थिंक ये पूरा समझ में आ गया होगा। नेचर मैंने बता दिया, अट्रैक्टिव रिपल्सिव दोनों होता है। रेंज, इसकी रेंज, इसकी वैसे स्ट्रेंथ जो है, इसकी रेंज आप इन्फिनिटी बता सकते हैं। वैसे इसकी जो स्ट्रेंथ जो होती है वो 10 की पावर 38 होती है, ठीक है ना। तो आप ये आपके एक तरह से रेंज ही है। और वीक, ये वीक होता है तो ये कैसा होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है, ठीक है ना। अब वीक फोर्स की बात करते हैं। ये फोर्स किन के बीच होता है, ये आपको समझ में आ गया, प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, ये पार्टिकल के बीच में होता है, ठीक है ना। अब वीक न्यूक्लियर फोर्स किसके बीच होता है, ये देखिए। अब इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ये क्या एक एटॉमिक पार्टिकल्स है, क्या एटॉमिक पार्टिकल्स। बट ये जो न्यूक्लियर फोर्स है एटॉमिक पार्टिकल्स के बीच में यहाँ पर फोर्स लग रहा है, तो ये लग रहा है सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बीच। सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं, लाइक
इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकल्स कौन कौन सा होता है, ये न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकल्स के बीच में लगता है। इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं, जस्ट लाइक म्यून पार्टिकल होता है, न्यूट्रिनो पार्टिकल होता है, एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल होता है, पॉजिट्रॉन पार्टिकल्स। ठीक है ना, ये इस तरह के कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ये तो आपने 10 क्लास तक पढ़ा था, बट अभी कुछ उनसे भी छोटे पार्टिकल और होते हैं जो ये कहलाते हैं। इनके बीच जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स, जो सारे इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकल्स कहलाते हैं। इनके बीच जो फोर्स लगते हैं वो कहलाते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स कहलाते हैं। ठीक है ना, द फोर्सेस बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकल्स लाइक म्यून्स एंड न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो या एंटी न्यूट्रिनो और पॉजिट्रॉन, तब आपका ये वीक न्यूक्लियर फोर्स लगता है। ठीक है ना, ये कब आपको उसको प्रैक्टिकली कब कह सकते हैं, कब अप्लाई होता है, जब कॉस्मिक रेज वगैरह जो भी निकलते हैं, कॉस्मिक रेज जो होते हैं वो सब इन पार्टिकल से बनी हुई होती हैं। ठीक है ना, और ये किस में होते हैं, रेडियो एक्टिव जितने भी एलिमेंट होते हैं उसके अंदर होते हैं ये सारे न्यूक्लियर फोर्स। जब भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट के अंदर से रेडिएशन निकलते हैं या भी कह सकते हैं कॉस्मिक रेज निकलती हैं, तो उसमें सारे पार्टिकल्स के बीच जो फोर्स लगता है वो वीक न्यूक्लियर फोर्स कहलाता है। ठीक है ना, तो न्यूक्लियर फोर्स आपको समझ में आ गया, जो प्रोटॉन के अंदर ऑलरेडी सब बाउंडेड होते हैं जिस फोर्स के साथ, वो न्यूक्लियर फोर्स होता है। और जब भी इसमें कॉस्मिक रेज निकलते हैं या फिर कह सकते हैं बीटा डीके भी होता है, बीटा डीके होता है उसमें भी पार्टिकल्स का निकलना होता है बाहर, तो उस टाइम जो फोर्सेस होते हैं तो वो आप वीक न्यूक्लियर फोर्स कहलाते हैं। ठीक है ना, अब एक चीज मैं यहाँ पे और बता देता हूँ, जब भी प्रोटॉन, पता है हमारे पास प्रोटॉन है, लेकिन प्रोटॉन आपने कभी नहीं सुना कि प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में कन्वर्ट कर सकते हैं। हालांकि प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में कन्वर्ट कर सकते हैं और न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। प्रोटॉन को न्यूट्रॉन या फिर न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, कोई भी प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा, हमारे पास हम एक तरह के पॉजिट्रॉन पार्टिकल जो होगा वो एमिट करेंगे। क्या करेंगे, पॉजिट्रॉन पार्टिकल क्या होगा, एमिट करेंगे, जिसका चार्ज जो पॉजिट्रॉन पार्टिकल इज द पार्टिकल जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन एंड हैविंग द चार्ज पॉजिटिव। ठीक है ना, तो इस पे चार्ज प्लस ई रहता है। पॉजिट्रॉन पार्टिकल के साथ एक और पार्टिकल निकलता है जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रिनो। क्या बोलते हैं, जिसका सिंबल ये होता है। तो ये एक रिएक्शन होती है, बीटा डीके होता है। ठीक है ना, तो उसमें इस तरह से ये फिनोमिना होता है। ठीक है ना, और एक और होता है जिसके अंदर न्यूट्रॉन होता है, वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है, बट इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है। क्या होता है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है, और उसके साथ एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल जो होता है वो एमिट होता है। ठीक है ना, तो इस तरीके से जब रिएक्शन होती है और उस टाइम रेडियो एक्टिव रेडिएशंस क्रिएट होती है, निकलती है, तो उस टाइम जो पार्टिकल्स के बीच में ये पॉजिट्रॉन एक न्यूट्रिनो, इनके बीच जो फोर्स लगता है और फोर्स लग के पार्टिकल्स एमिट करते हैं, तो वो फोर्स हमारा न्यूक्लियर फोर्स कहलाता है। तो ये फोर्स कहाँ एग्जिस्ट करता है, मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया। ठीक है ना, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कैसे कन्वर्ट होता है और न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कैसे कन्वर्ट होता है। इसलिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जो नंबर्स होते हैं वो एटॉमिक के अंदर फिक्स कभी नहीं होते, क्योंकि कभी भी चेंज हो सकते हैं। प्रोटॉन नंबर कभी भी चेंज हो सकते हैं, न्यूट्रॉन नंबर भी कभी भी चेंज हो सकते हैं, क्योंकि फोर्स लगते हैं तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन बाहर निकल जाते हैं। इसमें ये पॉजिट्रॉन, पॉजिटिव का मतलब पॉजिट्रॉन बाहर निकलता है और नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। जब इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है किसी भी सेल के अंदर से, तो वहां पर न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो जाता है प्रोटॉन के अंदर। ठीक है ना, और यहाँ पर पॉजिट्रॉन बाहर निकलता है तो यहाँ पर प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है।
ठीक है ना। अब आगे बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में। हालांकि ये तीनों आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करें तो ये किसके बीच होता है? फोर्स बिटवीन एनी टू चार्जेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट बिटवीन द एनी टू चार्ज। इट मे बी पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, आइदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव के बीच में भी हो सकता है, नेगेटिव के बीच भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच भी हो सकता है। और पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज किसके पास होता है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पास होता है। जैसे कि प्रोटॉन के पास कौन सा चार्ज होता है? प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है। इसका मतलब ये एक तरह से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच लगने वाला फोर्स ही तो है इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे पढ़ा था कि ये पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन है, यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है। इनके बीच जो फोर्स लगता है वो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। ध्यान रखना, ये न्यूक्लियस फोर्स नहीं कहलाता है इनके बीच। न्यूक्लियस फोर्स प्रोटॉन न्यूट्रॉन 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 इनके बीच लगने वाले को कहते हैं। जैसे यहाँ पर सारे जितने भी पार्टिकल्स हैं इनको इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकल कहते हैं, तो यहाँ पे भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो पार्टिकल्स हैं इसके अंदर, इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियॉन पार्टिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन पार्टिकल्स। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों न्यूक्लियॉन्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? दोनों न्यूक्लियॉन्स कहलाते हैं। और न्यूक्लियॉन्स कितने होते हैं? हाउ वी कैन कैलकुलेट न्यूक्लियॉन्स? न्यूक्लियॉन्स ऑलवेज इक्वल टू मास नंबर ऑफ एटम। कोई भी एटम है आपके पास, कोई भी एलिमेंट, एटॉमिक एलिमेंट, ओके, कोई भी एटॉमिक एलिमेंट का मास नंबर जितना है उतना ही न्यूक्लियॉन्स होगा। जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम के अंदर 20 प्रोटॉन 20 न्यूट्रॉन, तो टोटल एटॉमिक मास कितना है कैल्शियम का? 40, तो 40 न्यूक्लियॉन्स है। क्योंकि प्रोटॉन को भी न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है, न्यूट्रॉन को भी न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। तो ये दोनों पार्टिकल टुगेदर, इनको हम न्यूक्लियॉन्स कह सकते हैं। समझ में आया? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकल कह सकते हैं सबको एक साथ। और यहाँ पर जो है आपको समझ में आ गया, प्लस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू, तो इनके बीच जो फोर्स लगता है वो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है ना। अब ये नेगेटिव भी हो सकता है और ये पॉजिटिव भी हो सकता है, सॉरी अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव हो सकता है। अब ये कौन सा फोर्स है? ये रिपल्सिव है। ये कौन सा? ये भी रिपल्सिव है। और ये कौन सा है? ये अट्रैक्टिव फोर्स है, ठीक है ना। तो ये अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव बोथ फोर्सेस नेचर होता है इसके अंदर। ये भी इसके अंदर भी अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव, जिस तरह से इसके अंदर होता है, ठीक है ना। तो ये सारी हमने डिटेल इसके अंदर फोर्सेस ऑफ नेचर पढ़ा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आगे कई बार पूछे जाते हैं। बेसिक नॉलेज हमारे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, इसलिए हमने ये पढ़ा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को 12th फिजिक्स के अंदर बहुत ही डिटेल में फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक, फर्स्ट यूनिट है, वहां पे हम डिटेल में पढ़ेंगे। चलो हम आगे मूव करते हैं। तो अभी हम आगे पढ़ेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट। क्या पढ़ेंगे? यूनिट एंड मेजरमेंट, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर जो है हमने कंप्लीट कर दिया है। जो फिजिकल वर्ड था, जो बेसिक पार्ट था, जो भी इंट्रोडक्शन था, हमने कंप्लीट स्टडी कर दिया है। तो नेक्स्ट वी विल स्टडी द यूनिट एंड मेजरमेंट, ठीक है ना। चैप्टर 2 तो चैप्टर 2 मतलब यूनिट फर्स्ट चल रहा है हमारा अभी तक, क्योंकि यूनिट फर्स्ट के अंदर 2 चैप्टर है। मैंने पहले भी बताया, अभी वापस बता रहा हूँ। तो अभी फर्स्ट यूनिट हमारा एंड होना है, नहीं हुआ, ठीक है ना। यूनिट एंड मेजरमेंट, सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं फिजिकल क्वांटिटी से। कहाँ से? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, ओके। फिजिकल क्वांटिटी क्या टर्म्स हैं, किसे कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी? देखिए, हम फिजिक्स सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो फिजिक्स के अंदर क्या है, हमारे पास बहुत सारे टर्म्स हैं। कोई भी सपोज हम फैन का डेवलपमेंट करते हैं, तो फैन बनाने वाली कंपनी क्या करती है? फैन के पुर्जे जो भी पार्ट्स बनाते हैं उनके नाम रखती हैं।
तो फिजिक्स सब्जेक्ट हमने जो बनाया, ये जिसने भी बनाया फिजिक्स सब्जेक्ट या साइंटिस्ट के द्वारा अलग अलग डिस्कवरी हुई और ऑटोमेटिक फिजिक्स सब्जेक्ट बनके तैयार हुआ। तो जहाँ जहाँ लॉ बने, जैसे कि न्यूटन लॉ बना, ग्रेविटी लॉ बना, तो उसके अंदर उनको एक्सप्लेन करने के लिए टर्म्स बने या नहीं बने, तो जितने भी टर्म्स बनी गई उनका स्टडी करना, वो टर्म्स को हम फिजिकल क्वांटिटी के रूप में कहते हैं। और वो टर्म्स जिनको मेजर कर सकते हैं, स्पेशली जिनको मेजर कर सकते हैं, वो हमारी फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है, ठीक है ना। और फिजिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं उन्हीं टर्म्स को, उन्हीं को हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो इन शॉर्ट हम डेफिनेशन क्या लिखें, दोज क्वांटिटीज those quantities which can be measured and used to explain the laws of physics। ओके, हम प्रॉपर वे में मैंने डेफिनेशन लिखवाई आपको, फिजिकल क्वांटिटी, दोज क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर्ड एंड यूज्ड टू एक्सप्लेन द लॉज ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स के लॉ जैसे ग्रेविटेशन लॉ ऑफ फोर्स है, न्यूटन्स लॉ ऑफ फोर्स, तो न्यूटन्स लॉ के अंदर फोर्स एक टर्म आती है, ठीक है ना, और ग्रेविटेशन फोर्स के अंदर वेट एक टर्म्स आती है, मास एक टर्म आती है। तो उस लॉ के अंदर जो भी टर्म्स आ रही हैं उन लॉ को यूज करने के लिए उन टर्म्स का यूज कर सकते हैं हम। तो यूज टू एक्सप्लेन द लॉ ऑफ फिजिक्स, मतलब ये वो टर्म्स हैं, वो फिजिकल क्वांटिटीज है, ये वो क्वांटिटीज है जिनका यूज हम कहाँ पे कर सकते हैं, फिजिक्स के लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए कर सकते हैं, क्योंकि वो टर्म्स इस लॉ को हम एक्सप्लेन करने के लिए यूज करते हैं। साथ में उन टर्म्स को हम मेजर भी कर सकते हैं, तो उसको हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल जो भी फिजिक्स में आपने टर्म्स पढ़ी है वो सब यहाँ पे लिख दो, बट इस बात का ध्यान रखें कि वो क्वांटिटी मेजर की जानी चाहिए। जैसे कि हम सबसे सिंपलेस्ट क्वांटिटी लिखते हैं जिनको मेजर की जाती है, जो आप सब जानते हैं, डिस्टेंस। डिस्टेंस एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिनको आप मीटर में मेजर करते हैं। किस में करते हैं, मीटर में। उसके बाद हम पढ़ते हैं जो आपने 9th क्लास और 10th क्लास में पढ़ी थी, वो सबसे पहले लिखते हैं डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस एक क्या है, फिजिकल क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी। हम आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट फोर्स। फोर्स भी क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी, वेरी गुड। फोर्स भी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। और हम क्या लिखें, टेम्परेचर। टेम्परेचर भी क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। और कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, मास, चलो वेरी गुड। मास भी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। और कौन सी फिजिकल क्वांटिटी, वेट। वेट भी एक फिजिकल क्वांटिटी। और कौन सी फिजिकल क्वांटिटी, वेलोसिटी लिख सकते हैं, ठीक है ना। और कौन सी फिजिकल क्वांटिटी, एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, वेरी गुड। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। और कौन सी क्वांटिटी, मोमेंटम लिख सकते हैं, ठीक है ना, मोमेंटम फिजिकल क्वांटिटी। तो बहुत सारी, आप जैसे कि आपने लेटेस्ट 10th क्लास में पढ़ी थी वो भी लिख देते हैं यहाँ पर। इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर क्या है, फिजिकल क्वांटिटी जिसको आप किस में मेजर करते हैं, वॉट के अंदर मेजर करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर। और कौन सी, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। तो ये बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनको आप क्या करते हैं, मेजर करते हैं। देखिए, डिस्टेंस को मीटर में करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को भी मीटर में करते हैं, फोर्स को न्यूटन में करते हैं, टेम्परेचर को केल्विन में करते हैं, मास को किलोग्राम में करते हैं, वेट को मेजर हम न्यूटन में करते हैं, वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में करते हैं, एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकंड स्क्वायर में करते हैं, मोमेंटम को किस में करेंगे, मोमेंटम का फॉर्मूला जो है वो क्या है, P = मास इनटू वेलोसिटी। तो मास P = mv, मास का क्या हो गया, किलोग्राम, और वेलोसिटी का मीटर पर
सेकेंड, ठीक है ना, ये हो गया। तो मोमेंटम किलोग्राम मीटर पर सेकेंड में करते हैं मेजर, इलेक्ट्रिक पावर को वॉट में मेजर करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में मेजर करते हैं। ऐसे फिजिक्स के अंदर बहुत सारे टर्म्स हैं जिनको हम यहाँ पर लिख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर फिजिकल क्वांटिटी के लिए, ओके, जिनको हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। अब ये बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी का एक कंटेनर समझ लो, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या किया साइंटिस्ट ने, पता है, फिजिकल क्वांटिटी को दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो इस कंटेनर के अंदर से एक एक फिजिकल क्वांटिटी को हम लेंगे और स्केलर है या वेक्टर है उसको हम साइड में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सपोज डिस्टेंस, फिर डिस्प्लेसमेंट, फिर फोर्स, फिर टेम्परेचर, एक एक को हम सेपरेट करते जाएंगे, ठीक है ना। तो सारे ये फिजिकल क्वांटिटी है। अब हम टॉपिक जो आगे पढ़ेंगे वो है टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। क्या है? टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी के अंदर दो टाइप्स है हमारे पास, स्केलर और वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी। अब स्केलर के अंदर क्या होता है? स्केलर फिजिकल क्वांटिटी दोज क्वांटिटी व्हिच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ हैव, सॉरी, scalar quantity those quantity which have only magnitude not a direction, okay, have only magnitude और scalar have both magnitude and डायरेक्शन। अब आपको ये समझ नहीं आ रहा सर मैग्नीट्यूड क्या है, तो मैग्नीट्यूड को मैं इन शॉर्ट डिफाइन करता हूँ। सपोज हम डिस्टेंस की बात करें कि आप रमेश ए से बी तक गया और 20 मीटर डिस्टेंस कवर किया, ठीक है ना, और 5 सेकंड के अंदर, तो 20 आपका क्या है? मैग्नीट्यूड। 5 क्या है आपका? मैग्नीट्यूड। एक और एग्जांपल देता हूँ। सपोज इस रूम के अंदर 40 स्टूडेंट अभी बैठे हुए हैं, कितने? 40 स्टूडेंट, ठीक है ना, तो 40 क्या है? एक मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। अभी एक और एग्जांपल देते हैं, ठीक है ना। मान लो इस रूम का टेम्परेचर अभी है 25 डिग्री सेल्सियस, तो 25 क्या है? मैग्नीट्यूड। मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के अंदर आप जो मैथमेटिकल वैल्यू लिखते हैं यूनिट के साथ, ये पीछे यूनिट होती है, आगे मैथमेटिकल वैल्यू, तो इस मैथमेटिकल वैल्यू को हम मैग्नीट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड। मतलब आप कह सकते हैं मैथमेटिकल क्वांटिटी या वैल्यू जो है मैग्नीट्यूड कहलाते हैं, ठीक है ना। आप उसको मैथमेटिकल वैल्यू को हम मैग्नीट्यूड कहते हैं, ये आप बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो मैग्नीट्यूड आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे वीक स्टूडेंट एवरेज होते हैं जिनको कई बार पता नहीं होता है मैग्नीट्यूड क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट, हम 9th क्लास तक पढ़ते ही आए डेफिनेशन स्केलर वेक्टर केवल ये हैव एंड ओनली मैग्नीट्यूड, हैव बोथ मैग्नीट्यूड डायरेक्ट। इसके आगे हमने कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है ना, क्योंकि आगे जो आईआईटी जेईई कॉम्पिटिशन एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चंस कई बार ऐसे आए हुए हैं जो हमको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, तो हम डिसाइड नहीं कर पाते कौन सी स्केलर कौन सी वेक्टर। हमको लगता है इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वेक्टर, जबकि वो स्केलर हो जाता है, तो उसमें कुछ नया कंसेप्ट आ जाता है। वो क्या है वो हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है ना। चलो एक बार इसको रन कर देते हैं, फिर एक एक करके इनको वापस हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लिखेंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर हैव ओनली मैग्नीट्यूड। तो दूसरा पॉइंट क्या है? स्केलर क्वांटिटी जो भी होती है ऑलवेज ओबे द सॉरी, मैं स्केलर का लिखवा रहा हूं, ऑलवेज
always doesn't obey the law of वेक्टर एडिशन, या कह सकते हैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। ऑलवेज डजंट ओबे, हमेशा कभी ओबे नहीं करता। ऑलवेज स्केलर क्वांटिटी को कभी ओबे नहीं करता। क्या ओबे नहीं करता? डजंट ओबे द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, या कह सकते हैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। ये दो, ये एल नहीं है, ये दो पैरेलल लाइंस है, तो इस पैरेलल लाइंस को क्या बोल सकते हैं? पैरेललो, फिर लास्ट में ग्राम, तो ये हो गया पैरेललोग्राम। ठीक है ना। इसी तरह से यहाँ पर क्या लिखेंगे? ऑलवेज, ऑलवेज ओबे, ऑलवेज ओबे द वेक्टर वेक्टर एडिशन एंड, यह कह सकते हैं लॉ पैरेललोग्राम। दोनों आप बोल सकते हैं, दोनों एक चीज एक ही है। मैं आपको वेक्टर एडिशन, लॉ पैरेललोग्राम आगे जब डिटेल में पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। वेक्टर एडिशन से ही क्रिएट होता है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। तो अगर इसको ओबे करेगा तो ऑब्वियसली इसको भी ओबे करेगा, क्योंकि ये कहां से जनरेट होता है? इसी से होता है। ठीक है ना। तो हम इसकी बात करें, ये इसको ओबे करेगा तो ऑब्वियसली इसको भी ओबे करेगा। ठीक है ना। तो ये हो गया। अब ये सेकंड पॉइंट क्या है, ये आपको समझ में नहीं आया। ठीक है ना। तो हम फर्स्ट तो आपको 9th क्लास में पढ़ा था। ठीक है। हम एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं। बेसिक पहले इस पॉइंट के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, फिर हम इस पॉइंट के अकॉर्डिंग भी पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं हम, मान लो टेम्परेचर की बात करते हैं। चलो फोर्स की बात करते हैं, फिर टेम्परेचर की भी बात करेंगे। सबसे पहले फोर्स की बात करते हैं। ये एक फोर्स है। अब आप एक बताओ, फोर्स मैं जब लगाता हूँ इस वॉल पे लगाऊंगा फोर्स, तो फोर्स केवल उधर ही लगेगा। तो फोर्स ये डायरेक्शन है। फोर्स में इधर लगाऊंगा तो फोर्स इधर लगेगा। सपोज ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, और मैं फोर्स लगा ऐसे इस डायरेक्शन में लगा रहा हूँ, तो कोई भी स्टूडेंट क्या बोलेगा? सर फोर्स लगा रहे हैं, और मैं पूछूंगा कौन सी डायरेक्शन में लगा रहा हूँ, तो वो क्या बोलेंगे? ईस्ट टू वेस्ट लगा रहे हैं। ईस्ट से वेस्ट की तरफ, मतलब फोर्स के साथ डायरेक्शन भी आ रही है। और डायरेक्शन कब पॉसिबल है? जब एक स्ट्रेट डायरेक्शन होती है, स्ट्रेट लाइन के अलाउंड कोई भी चीज अप्लाई हो रही है, फोर्स हो रहा है तो स्ट्रेट लग रहा है। ठीक है ना। यूं अगर यूं ऐसे फोर्स लगेगा तो कह नहीं सकते ईस्ट जा रहा है, वेस्ट जा रहा है, नॉर्थ साउथ नहीं कह सकते अपन। तो एक स्ट्रेट फोर्स लग रहा है तो कोई भी कहेगा ईस्ट टू वेस्ट फोर्स लग रहा है। तो फोर्स की क्या हुई? डायरेक्शन। क्योंकि फोर्स समझ में आ गया होगा कि फोर्स जो है पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगता है, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन लगता है। तो फोर्स क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पर एग्जांपल लिखेंगे, इसके अंदर फोर्स क्या लिखेंगे? फोर्स। ठीक है ना। ठीक है। और इसको अच्छे से मैं आपको बताऊं, ये फोर्स इसके अकॉर्डिंग भी अप्लाई हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर मैग्नीट्यूड, जैसे मैं कह रहा हूँ 20 न्यूटन फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में। सपोज ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो ईस्ट टू वेस्ट 20 न्यूटन फोर्स लग रहा है। कितना लग रहा है? 20 न्यूटन। तो मैग्नीट्यूड है, साथ में डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है और साथ में डायरेक्शन है ईस्ट टू वेस्ट। फोर्स लग रहा है ईस्ट से वेस्ट की तरफ, फोर्स स्ट्रेट जा रहा है, फोर्स लग रहा है ऐसे। ठीक है। तो इस डिफाइन के अकॉर्डिंग ये प्रूव हो गया कि ये फोर्स एक वेक्टर है। अब इसके अकॉर्डिंग इसको मैं प्रूव करता हूँ कि कैसे है। सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट। इस पे मैंने लगाया 40 न्यूटन फोर्स लगाया। कितना लगाया? 40 न्यूटन फोर्स लगाया। और मैं नीचे से कोई ऊपर फोर्स लगा रहा है, वो भी 40 न्यूटन से फोर्स लगा रहा है। कितना लगा है? 40। हालांकि वैल्यू बहुत बड़ी ले ली मैंने, छोटे लोग तो कैलकुलेशन में इजी रहेगा आपके लिए। सपोज 5 न्यूटन। ठीक है ना। और ये है आपका 5 न्यूटन। ठीक है ना। अब रिजल्टेंट फोर्स किधर लगे? आपको पता है, कोई इधर खींच रहा है, कोई इधर खींच रहा है। तो रिजल्टेंट जो होगा बॉडी का, वो दोनों के बीच में, बॉडी कहाँ जाएगी? दोनों के बीच में जाएगी। ठीक है ना। अब ये लाइन ऊपर की तरफ जा रही है स्ट्रेट, तो इसी के पैरेलल में मैंने 5 मैं यहाँ ले लेता हूँ। ठीक है ना। स्ट्रेट ले लेता हूँ। ये वेक्टर है, एक डायरेक्शन है, डायरेक्शन मतलब वेक्टर। ठीक है ना। क्योंकि ये डायरेक्शन जा रही है ना, ये अगर डायरेक्शन ये ऊपर है, इसका मतलब ये खुद वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये फोर्स है वेक्टर क्वांटिटी। तो इस फोर्स को मैं पैरेलल में यहाँ ले लूँ 5 न्यूटन। ठीक है ना। तो ये 5 मैंने यहाँ अप्लाई कर दिया।
एक 5 तो नीचे है ही ऑलरेडी, इस 5 को मैंने पहले में यहाँ रख दिया, तो ये 5 और ये 5, ठीक है ना। तो क्या बन गया, एक ट्रायंगल बन गया। क्या बन गया, एक ट्रायंगल। तो ये 5 दोनों 5 का रिजल्टेंट कौन सा है, ये r, कौन सा है, ये r रिजल्टेंट। और इसकी हेल्प से यहाँ पर ये ट्रायंगल कंप्लीट हो रहा है, ट्रायंगल कंप्लीट हो रहा है। तो अब रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी होगी, रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी होगी, क्या लगाएंगे, पीजीडी पाइथागोरस थ्योरम लगाओ यहाँ पर। तो रिजल्टेंट इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। तो रिजल्टेंट आपको कितना मिलेगा, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25 मतलब √50 न्यूटन आपको फोर्स मिला इस डायरेक्शन के अलाउ। मतलब ये एक तरीके से वेक्टर था, फोर्स क्या था, ये भी वेक्टर, ये वेक्टर को मैंने पैरेलल में यहाँ शिफ्ट करते हैं। वेक्टर का एक रूल होता है, वेक्टर किसी को भी पैरेलल में, ये वेक्टर इधर जा रहा है तो इस वेक्टर को पैरेलल में यहाँ 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 इधर इधर कहीं भी पैरेलल में आप शिफ्ट कर सकते हैं। दिस इज द मेन प्रॉपर्टी ऑफ द वेक्टर, ठीक है ना। और उसी प्रॉपर्टी का यूज करके मैंने यहाँ से यहाँ उठा के यहाँ रख दिया, तो मेरा ट्रायंगल कंप्लीट हो गया। और ट्रायंगल कंप्लीट हुआ वेक्टर की हेल्प से ही, तो इसको बोलते हैं वेक्टर एडिशन। क्या बोलते हैं, वेक्टर एडिशन। तो ये सम जो कहलाता है वेक्टर एडिशन कहलाता है। और अलजेब्रिक सम क्या कहलाता है, 5 + 5 10, तो ये अलजेब्रिक सम हो गया। जबकि 10 न्यूटन फोर्स नहीं लग रहा है, कितना 150 लग रहा है, समझ में आया। तो वेक्टर सम अलग होता है, अलजेब्रिक सम अलग होता है। स्केलर क्वांटिटी है वो अलजेब्रिक सम को फॉलो करता है, और वेक्टर क्वांटिटी है वो वेक्टर एडिशन के सम को फॉलो करता है। वेक्टर क्वांटिटी का कभी भी सम होगा वो ऐसे पाइथागोरस थ्योरम की तरह रहेगा, ट्रायंगल को यूज करके वेक्टर के अकॉर्डिंग, समझ में आया। तो वो क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है, समझ आएगा, ठीक है। अब देखिए हम करंट की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट की बात। इलेक्ट्रिक करंट इस डेफिनेशन के हिसाब से आप क्या बोलेंगे, सॉरी करंट एकदम स्ट्रेट जाता है वायर के अंदर प्लस से माइनस, तो इस डेफिनेशन के हिसाब से डायरेक्शन के बोलो कि आप वेक्टर क्वांटिटी बताओगे इलेक्ट्रिक करंट। जबकि इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, किस पॉइंट ऑफ व्यू से, इस पॉइंट ऑफ व्यू से। कैसे, इलेक्ट्रिक करंट को आप देखिए, ये एक 5 एम्पियर करंट इधर जा रहा है, ठीक है, और आगे जाके सपोज ये यहां से 5 एम्पियर ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो आप कभी भी ये नहीं कह सकते हैं कि इधर इस तरह से 5 और 5 इधर कि √50 एम्पियर करंट इधर जा रहा है, बीच में जा ही नहीं सकता। जा सकता है क्या, कभी नहीं जा सकता, क्योंकि वायर के अंदर चल रहा है, ये भी वायर के अंदर चल रहा है। या आप कभी भी ऐसे नहीं कर सकते हैं क्योंकि एक वायर यहाँ है, यहां से हमने वायर से ये करंट जा रहा है, सपोज वायर से ये एक बड़ा सा वायर है जो 100 एम्पियर करंट को सप्लाई कर रहा है यहाँ पर, और यहां से मैंने एक दूसरा वायर रख दिया, और यहां से दूसरा वायर रख दिया, यहां से करंट आ रहा है 80 एम्पियर। तो 80 एम्पियर इधर गया, तो इधर कितना गया, 20, ठीक है ना, इधर कितना गया 20। तो अब यहाँ पे टोटल करंट कितना आ रहा था, 100 आ रहा था, 100। तो 100 इक्वल टू क्या हो गया, 80 + 20, 80 + 20, समझ आया। बीच में थोड़ी कोई करंट होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, बीच में रिजल्टेंट होता है। तो वेक्टर में ऐसे ही होता है, बट अलजेब्रिक में क्या होगा, इन दोनों का करंट का सम 100 पीछे आने वाले करंट के बराबर होता है, ठीक है ना, बीच में कभी भी नहीं होता। तो ये वेक्टर सम को फॉलो नहीं करता है, ये स्केलर अलजेब्रिक सम को फॉलो करता है। जो करंट डिस्ट्रीब्यूटेड होता है उन सबका सम इसके बराबर होता है। आगे अगर एक वायर यहां से और रख दो, एक वायर रख दिया, सपोज यहाँ एक वायर रख दिया जिससे करंट 10 एम्पियर इधर जा रहा है, तो 80 इधर गया, 10 इधर गया, तो इधर कितना जाएगा, फिर इधर जाएगा 10 एम्पियर। तो टोटल अब इसका सम यहाँ पे करंट कितना होगा, 80 20 सॉरी 10 20 और 80 100, यहाँ पे 100 ही रहेगा। तो ये अलजेब्रिक सम हो रहा है, डायरेक्ट तीनों क्या हो रहे हैं, अलजेब्रिक सम हो रहे हैं, ये क्या अलजेब्रिक सम हो रहा है, जबकि यहाँ वेक्टर सम हो रहा है। यहाँ पर आप 5 और 5 10 नहीं बता सकते डायरेक्ट, क्योंकि फोर्स है, ये वेक्टर को फॉलो करता है, ये स्केलर, ये अलजेब्रिक सम को फॉलो करता है, ये डायरेक्ट सम कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया है। तो करंट है वो हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है, और फोर्स है हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है।
तो इसके साथ साथ आपको वेक्टर एडिशन भी समझ में आ गया। तो ये आपका है फोर्स, ये आपका है एग्जाम्पल यहाँ पर करंट कह सकते हैं, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। तो सपोज ए पॉइंट यहाँ से यूं घूम के ए यहाँ पर आ गया बी, ए से बी पर आ गया, आप यहाँ थे और यहाँ से इधर आए। सपोज इधर नॉर्थ, इधर साउथ, ठीक है ना, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, ऐसे इस तरह से डायरेक्शन दे रखी है। तो आपको अगर पूछे ए से बी ये कौन सी डायरेक्शन है, तो आप क्या बोलेंगे, नॉर्थ टू साउथ। इसका मतलब इधर से इधर की कोई डायरेक्शन तो है, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी, इसलिए ये क्या है, वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर। जबकि डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस यूं है, तो ये कोई डायरेक्शन नहीं है पर्टिकुलर, फिर यूं है, इधर कोई डायरेक्शन नहीं, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, तो इस पाथ की कोई डायरेक्शन नहीं है। तो इसलिए डिस्टेंस क्या है, स्केलर, और ये डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, डिस्टेंस, और ये आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया। अब बात करते हैं टेम्परेचर की। टेम्परेचर देखिए, टेम्परेचर अगर आप सपोज घर पे हो, हमारे पास रोटी बनाने का एक तवा होता है, उसको गैस पे रखते हैं, तो क्या ये गर्म जो होता है वो एक ही डायरेक्शन में होता है, ऐसे इधर एकदम कोल्ड और इधर एकदम गर्म, ऐसा होता है क्या, कभी नहीं होता। वो इधर भी गर्म, इधर भी हॉट, इधर भी हॉट, इधर भी हॉट, एक जैसा हॉट रहता है सभी तरफ। इसका मतलब टेम्परेचर का जो डिस्ट्रीब्यूशन जो हुआ वो सब डायरेक्शन में क्या हुआ, एक जैसा हुआ। क्या हुआ, एक जैसा। तो ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होते हैं, स्प्रेड होते हैं एक जैसे ऑल डायरेक्शन में, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती। वेक्टर की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, बट स्केलर की कोई भी एक डायरेक्शन नहीं होती है, ठीक है ना। तो कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है इसकी। तो ये क्या है, टेम्परेचर क्या है, स्केलर क्वांटिटी। टेम्परेचर ऐसा नहीं कि केवल इस डायरेक्शन में 20 डिग्री सेल्सियस है और इस लाइन के अलोंग इधर और इधर 5 डिग्री सेल्सियस है, ऐसा नहीं। पूरे रूम में 5 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है ना। तो पर्टिकुलर डायरेक्शन है नहीं, ऐसा नहीं कि नॉर्थ डायरेक्शन में 5 है और साउथ डायरेक्शन में 10 डिग्री सेल्सियस, ऐसा तो होता नहीं है। तो इसलिए इसकी डायरेक्शन न होने के कारण ये टेम्परेचर भी एक स्केलर क्वांटिटी है। तो इस तरीके से जितने भी हमने फिजिकल क्वांटिटी पढ़ी थी अलग अलग सारे एक साथ, उनको अलग अलग डिवाइड कर दिया। कुछ स्केलर है तो कुछ वेक्टर है, ठीक है। ऐसे देखिए हम फोर्स डिस्प्लेसमेंट करते हैं। वेट की बात करें तो वेट कभी भी होता है वो ऊपर से नीचे की तरफ डाउनवर्ड्स हिल लगता है वेट। ऑब्जेक्ट अभी ये बहुत भारी है 5 किलो का सपोज, तो ये इसका वेट कहाँ लगेगा, नीचे लगेगा। अगर इसको घुमा के ऐसे पकड़ूंगा तब भी वेट कहाँ लगेगा, नीचे लगेगा। तो वेट की क्या डायरेक्शन एक पर्टिकुलर है, डाउनवर्ड्स। तो वेट भी क्या है यहाँ पर, वेक्टर। क्या है, वेक्टर, ठीक है। वेट भी एक वेक्टर है। अब यहाँ पर डिस्टेंस आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर स्पीड और वेलोसिटी की बात करते हैं, स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है हम पढ़ते हैं। अब कुछ डिफाइंड कुछ फिजिकल क्वांटिटी जिनके फॉर्मूले के आधार पर हम पता कर सकते हैं स्केलर या वेक्टर है, ठीक है ना, इजीली। तो स्पीड है, स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब बताओ टाइम, टाइम क्या है, स्केलर वेक्टर। टाइम तो स्केलर होगी, तो टाइम कभी ऐसा तो नहीं 5 सेकंड नॉर्थ डायरेक्शन में और 10 सेकंड साउथ डायरेक्शन में, ऐसा है, होता ही नहीं है। तो टाइम क्या है, टाइम की कोई डायरेक्शन नहीं होती है कि इधर 10 बजे और इधर 5 बजे, कोई डायरेक्शन। यहाँ 5 बजे तो पूरे इंडिया में 5 बजे हुए हैं, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन टाइम की नहीं होती। इसलिए टाइम क्या है, स्केलर है, ठीक है। टाइम यहाँ हम लिख देते हैं स्केलर क्वांटिटी है। टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है। फॉर्मूला क्या है स्पीड का, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस स्केलर और टाइम क्या है, स्केलर, ठीक है ना। तो स्केलर में अगर स्केलर का डिवाइड करेंगे, सपोज डिस्टेंस आपका है 20 मीटर, टाइम आपका 5 सेकंड, तो स्केलर में स्केलर का डिवाइड करेंगे, सिंपली 4 आ गया। तो 4 सिंपली क्या है, स्केलर, ठीक है ना। तो स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर, वेक्टर क्या है, सॉरी वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। कैसे, क्योंकि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, डिस्प्लेस अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर, अपॉन टाइम क्या है, स्केलर। तो वेक्टर अपॉन स्केलर, तो ये भी एक रूल होता है, वेक्टर अपॉन स्केलर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वेक्टर अपॉन स्केलर हमेशा वेक्टर ही रहता है। क्या रहता है, हमेशा वेक्टर ही रहता है। तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, डिस्प्लेसमेंट है।
स्पीड क्या है, डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है, तो ये आप कह सकते हैं स्केलर है ये स्पीड, और वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। और ये जो है सारे जितने भी मैंने चीजें लिखी हैं ये सब इन दोनों पॉइंट को फॉलो करती हैं, समझ आया बात, ठीक है ना। अब इन दोनों पॉइंट को ये सब, अब इसमें ये जो स्केलर क्वांटिटी ये लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को पैरेललोग्राम को फॉलो कभी नहीं करता है, समझ आया बात। जबकि ये क्वांटिटी है, वेलोसिटी है, वेट है, डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स है, ये इस लॉ को, इस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, ठीक है ना। तो हमने स्केलर वेक्टर को अच्छे से समझ लिया है, ठीक है। हम आगे पढ़ेंगे अब। यस, नेक्स्ट फंडामेंटल, नेक्स्ट अनदर टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। जो फर्स्ट टाइप है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और अनदर टाइप है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है ना। तो नाम से पता पड़ रहा है ये फंडामेंटल अपना आप में फंडामेंटल है, फंडामेंटल का मतलब अपना आप में सेल्फ डिपेंडेंट है, और डिराइव का मतलब डिराइव होना, मतलब कहीं से बनना, डिराइव हुआ है मतलब कहीं से उसका जनरेशन हुआ है, तो ये डिराइव फिजिकल क्वांटिटी मतलब कहीं से उसका उत्पत्ति हुई है, तो वो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी जो किसी और पे डिपेंड करेगी, किसी और पे डिपेंड करेगी। तो ये फंडामेंटल वो फिजिकल क्वांटिटी जो अपना आप में फंडामेंटल है, जो अपना खुद का रोल ये खुद फॉलो करती है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, दिस टाइप्स ऑफ फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी आर द सेल्फ डिपेंडेंट, नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर। क्या ये सेल्फ डिपेंडेंट, not depends on other फिजिकल क्वांटिटी। जबकि इस पॉइंट के अंदर, इस डिफाइन के अंदर रिवर्स हो जाएगा, नॉट सेल्फ डिपेंडेंट, not self-dependent and depends on all and depends on fundamental physical quantity। जितने भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी वो सब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करती हैं, जबकि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी किसी पे डिपेंड नहीं करती, ये अपना आप में सेल्फ होती हैं, ये किसी पे भी डिपेंड नहीं करती हैं। तो कितने टाइप की फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है हमारे फिजिक्स के अंदर? टोटल 7 टाइप्स हैं, ठीक है ना। और इसके तो कोई मैनी टाइप्स कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी फिजिकल 7 जितने भी फिजिकल क्वांटिटी आपके पूरी फिजिक्स में है, जितने भी फिजिकल क्वांटिटी पूरी फिजिक्स के अंदर है, उसमें से केवल 7 ऐसी है जो फंडामेंटल है, और 7 के अलावा जितने भी है वो सब डिराइव्ड है। क्या है? वो सब डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। हम एग्जांपल के साथ समझते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जांपल देखें, इसके अंदर फंडामेंटल कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है? मास है, ठीक है ना। चलो एक बार इसको रफ कर देते हैं, फिर उसको अच्छे से अपन लिखते हैं। देखिए एग्जाम्पल फर्स्ट हम पढ़ते हैं फंडामेंटल के अंदर, और यहां पढ़ते हैं डिराइव। किस तरह से डिराइव दूसरे पे डिपेंड है और फंडामेंटल किसी पे भी डिपेंड नहीं है। तो फंडामेंटल फर्स्टली कौन कौन से एग्जाम्पल देखिए। फर्स्ट है आपका मास, सेकेंड है लेंथ, थर्ड है टाइम, फोर्थ है इलेक्ट्रिक करंट, फिफ्थ है टेम्परेचर, सिक्स्थ है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और 7 है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस।
ये फंडामेंटल कितनी है 7 फिजिकल क्वांटिटी जो किसी पे भी डिपेंड नहीं करती हैं, ठीक है ना। और बाकी डिराइव तो कोई भी नाम ले लो आप, वो सब डिराइव्ड है, ठीक है ना। यहाँ पे एग्जांपल की बात करें वेलोसिटी। अब आप कहेंगे सर नहीं समझ में आया वेलोसिटी कैसे है डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। मैं बताता हूँ वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है ना। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट एक इज अ काइंड ऑफ लेंथ, यहां से यहां डिस्प्लेसमेंट है बट है तो लेंथ, यहां से यहां ये क्या है एक लेंथ है क्या, तो डिस्प्लेसमेंट इज अ काइंड ऑफ लेंथ और टाइम इज द टाइम। तो बताओ लेंथ कौन सी क्वांटिटी है फिजिकल, फंडामेंटल, टाइम भी क्या है फंडामेंटल, मतलब वेलोसिटी इन दो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से वेलोसिटी का फॉर्मूला तैयार हुआ। समझ में आया, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी एक वेलोसिटी डिराइव फिजिकल क्वांटिटी है। एग्जांपल 1, एग्जांपल 2 की बात करें, नेक्स्ट डिराइव फिजिकल क्वांटिटी की बात करें हम, कोई भी ले लो, चलो फोर्स लेते हैं। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल टू एम ए, 9th क्लास में पढ़ा था, F इक्वल टू एम ए मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास, ये मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो ए की जगह पे ए का फॉर्मूला क्या है, ए का फॉर्मूला एक्सेलरेशन का फॉर्मूला वेलोसिटी अपॉन टाइम। चलो यहां पर आ जाएगा वेलोसिटी अपॉन में टाइम। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है वो यहाँ पे रख दो वेलोसिटी की जगह पे। तो वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट टाइम और आगे इसको चेंज करते हैं तो लेंथ अपॉन टाइम मिलता है। तो वेलोसिटी का मतलब लेंथ अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी की जगह पे रखूं मैं तो ये बन जाएगा आपका लेंथ अपॉन टाइम, अपॉन टाइम यहाँ आ जाएगा। तो बताओ, तो मास लेंथ टाइम टाइम पूरे फॉर्मूले को हमने ओपन कर दिया, खोल दिया, तो क्या मिला फंडामेंटल 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 फंडामेंटल। तो आप कोई भी फिजिकल क्वांटिटी ले लो, इन 7 के अलावा वो आपको डिराइव होती हुई दिखाई देगी, क्या डिराइव होती हुई दिखाएगी, इसलिए हम कहेंगे वो डिराइव फिजिकल क्वांटिटी है। और ये सब फंडामेंटल, इनका कोई फॉर्मूला नहीं है अपने आप में, इनका कोई फॉर्मूला नहीं है खुद का, ये आपने फंडामेंटल अपने आप में, यहाँ पर है इन सब का फॉर्मूला है, मतलब जहाँ पे जिनका भी फॉर्मूला है वो डिराइव्ड है, ठीक है ना। आप कोई भी 2 एग्जाम्पल देख लिए, अगर आपको डाउट आए तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। और थर्ड एग्जाम्पल लिखने की जरूरत नहीं है, ज्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, आप खुद सेल्फ कर सकते हैं, कोई भी आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर फंडामेंटल डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के टाइप्स कंप्लीट हो गए। आज के इस लेक्चर 1 के अंदर वीडियो में हम यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट इसका जो पोर्शन जो है वो यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर का, वो नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 के अंदर हम आपको बनाकर वीडियो मेरे चैनल DCS फिजिक्स अकेडमी पर मैं सेंड कर दूंगा, आप देखते रहेगा। एंड वेलकम, मोस्ट वेलकम ऑन माय DCS फिजिकल अकेडमी चैनल, एंड प्लीज डिस्क्राइब एंड please subscribe the channel and like the video and share more and more video. Okay.